हो सकता है किसी ने बंद कर दिया हो। अभी को चालू हुआ सर। अभी ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। हाँ जी। तो अभी मैंने क्या आपको समझाया कि अगर एक झूला है, उसके एक हिस्से पे एक व्यक्ति अगर ऐसे बैठा दोगे तो दूसरे हिस्से पर भी बैठालना जरूरी है, अदरवाइज असंतुलित हो जाएगा वो। तो सेम चीज है इस चित्र के संतुलन पे। अगर एक हिस्से पे आपने चित्र बनाया है तो दूसरा हिस्सा खाली ना छोड़े, नहीं तो वो असंतुलित हो जाएगा, भार विहीन हो जाएगा और एक हिस्से का भार बढ़ जाएगा। अब आप इधर बैठ गए हो तो आपका भार बढ़ गया है तो आप नीचे झुक जाओगे, ये ऊपर चला जाएगा। बट जब तक दोनों तरफ नहीं बैठेंगे तब तक वो असंतुलित रहेगा। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट। क्योंकि इसमें अंतराल के उस भाग का भार बहुत बढ़ जाएगा जिसमें रूपों की रचना हुई है, और इसके विपरीत अंतराल का रिक्त भाग भार शून्य लगेगा। अतः इसे सही करने के लिए अंतराल के रिक्त भाग में भी कुछ रूपों का निर्माण करना चाहिए, तभी चित्र संतुलित प्रतीत होगा। इसके अतिरिक्त यदि रूप को चित्र के केंद्र में बना दिया जाए तो यह भी अनुचित होगा, क्योंकि रूप के चारों ओर से समान दबाव पड़ेगा, जिससे हमारे आंखें अति शीघ्र थक जाएंगी। आप लोगों ने एक चीज देखी है कभी भी, मोबाइल में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे, एक सेकंड, एक उसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं वो मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे करके एक लाइन चल रही होती है कॉन्टिन्यूअसली। जब आप हाँ, उसको वर्तुला। देखते हो तो, हाँ, वर्तुलाकार। थोड़ी देर हाँ, तो जब आप थोड़ी सी देर देखते हो तो आपको मतलब अजीब सा फील होने लगता है, आंखें आपकी चौंधियाने लगती हैं, आप उसको ज्यादा बिल्कुल देर तक सर। देख नहीं पाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर है। यही उसमें बोला गया है कि इसके अतिरिक्त यदि रूप को चित्त के केंद्र में बनाया जाए तो यह भी अनुचित होगा, क्योंकि रूप के चारों ओर से समान दबाव पड़ेगा, जिससे और सर हमारे आंखें। ऐसे, बिल्कुल जी बोल। सर, ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हम पद्म पाणी बोधिसत्व है उसको सेंटर में रखते हैं, उसके अगल बगल पक्षी अप्सरा वगैरह बनाते हैं, सेंटर में उसको रख देते हैं पद्म पाणी को। सही है ना वो सर? ठीक है बट वो अलग चीज है। वो अलग चीज है क्योंकि ओके सर। वो सम्मुखता के नियम का बात आप कर रहे हो, फ्रंटिलिटी वाला बात कर रहे हो ना, राइट? सेंट्रलिटी नहीं, वाला। वो तो है ही है। तो हम नहीं, चित्र को केंद्र पर रखा गया, बुद्ध को सेंटर में रखा गया, बड़ा बनाया गया, और उसके बाकी जो है सब चारों ओर पीछे सब छोटी छोटी आकृतियां उसके बनाई गई। चारों ओर और भी चीजें बनी हुई हैं, हम्म। दैट्स वाई वो उस चीज का प्रभाव नहीं प्रयोग हो मतलब दे रहा है। वो यही इसमें कहना अच्छा। चाह रहा है कि सेंटर पे आपने कुछ चित्र बनाया तो बाकी की जगह खाली ना छोड़े, हाँ। नहीं तो वो दबाव डालेंगे। तो उसमें क्या है, पदम पाड़ी के चारों हम्म। तरफ और भी चित्र छोटे छोटे बने हुए हैं। हाँ, सही इसी है। वजह से संतुलन के लिए। बिल्कुल। राइट। तो नहीं, जैसे बताया जाता है इसीलिए कि जो पद्म पाणी बोधिसत्व है उसको जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये सेंटर पे है, और बाकी जो है इस पर ज्यादा इसको बड़ा बनाया गया, बाकी जो चीजें पीछे की हैं उनको छोटा छोटा बनाया गया ताकि चीजें संतुलित रखें। क्या मैं सर सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लॉ ऑफ सेंट्रलिटी का। बिल्कुल सर। और सम्मुखता का नियम कहाँ यूज हुआ था, कोई बताएगा? फ्रंटिलिटी का। जोगी मारा में जोगी सर। मारा। जोगी हाँ मारा। जी। हम्म। बिल्कुल। तो अतः रूप को केंद्र से कुछ हटाकर बनाना चाहिए, इसी प्रकार रंगों को भी संतुलन के आधार पर ही लगाना चाहिए। गहरे रंगों को छोटे भाग में व हल्के रंगों को बड़े भाग में लगाना चाहिए। ये चीज आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। गहरे रंगों को छोटे भाग में और हल्के रंगों को बड़े भाग में लगाना चाहिए, क्योंकि गहरे तथा उष्ण रंग मतलब गर्म रंग अधिक भार युक्त होते हैं, वह हल्के अथवा शीतल रंग कम भार वाले होते हैं। इस प्रकार चित्र संयोजन में संतुलन बड़ा सहायक है। कोई भी चित्र बनाएंगे तो सारे तत्वों को सही तरीके से इस्तेमाल करके चित्र में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है प्रभाविता। प्रभाविता को डोमिनेंस ऑफ इम्फेसिस बोलते हैं। ठीक है। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि एक मूवी जिसमें हीरो और हीरो का दोस्त, तो हम एक हीरो के कैरेक्टर को ज्यादा प्रमुखता दे रहे हैं। ठीक है, जिसको सक्रिय रूप और सहायक रूप के द्वारा हमने बताया था आपको कि सक्रिय रूप में चित्र जो सक्रिय चीज होती है उसमें चित्रकार ज्यादा फोकस कर रहा होता है, सहायक में
कम, क्योंकि वो सहायक बल प्रदान करने के लिए होता है। तो सेम उसी से हम कनेक्ट करेंगे, किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना। प्रभाविता उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम मुख्य आकर्षण के केंद्र पर पहुंच जाती है। तत्पश्चात, अब जैसे एक बात बताइए, अगर किसी भी मूवी में एक हीरो है और एक सब रोल है, लेकिन अगर दोनों के कैरेक्टर सेम पाथ पे चल रहे होंगे, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा हीरो है? इसीलिए किसी को कैमरा पर्सन ज्यादा दिया जाता है, किसी जिसको भी कैमरा टाइम ज्यादा दिया गया है तो वो हीरो होता है, क्योंकि उसका रोल भी उस तरीके से होता है, कैमरा टाइम भी ज्यादा मिला है। तो वही सेम चीज है, आपका बिल्कुल। फोकस आपका बता देता है कि कौन हीरो है। आपको बताने कोई नहीं आता है, कास्ट तो कोई देखता ही नहीं है मूवी में कि कौन है, बट आपको पता चल जाता है ये हीरो है उस मूवी के देखने भर से। वैसे ही चित्र में प्रभाविता उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम मुख्य आकर्षण के केंद्र पर पहुंच जाती है, एक्चुअल में जो चित्रकार दिखाना चाहता है उस पर पहुंच जाती है। तत्पश्चात अन्य आकृतियों पर विचरण कर संपूर्ण चित्र का रसास्वादन करती है। प्राचीन भारतीय चित्रों में इस सिद्धांत का बहुत सुंदरता पूर्वक प्रयोग किया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अजंता के पद्मपाणि बोधिसत्व, मारविजय तथा राहुल समर्पण के चित्रों में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है लय। लय को ही हम ओके प्रवाह सर। बोलते हैं और प्रवाह को ही हम रिदम बोलते हैं। ठीक है। आपको मैंने याद करने का जो तरीका बताया था, तो उस हिसाब से आप इसको प्रवाह भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको सा प्रा याद रखना है। ठीक है। तो सा से हम्म। संयोजन, संयोजन, सामंजस्य, सामंजस्य, सहयोग और संतुलन। और अगला हो गया प्रभाविता, प्रभाव, प्रमाण। तो सा और प्रा याद रखिएगा, सब छह के छह याद हो जाएंगे, क्योंकि कई लोगों को याद नहीं होता है तो रटना पड़ता है, उससे बताया मैंने। थैंक यू सर, बहुत अच्छी ट्रिक है। लय, जिसे रिदम भी बोलते हैं, या प्रवाह, सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। लय का चित्रकला में विशेष महत्व है, क्योंकि दर्शक की दृष्टि एक ही दिशा में बढ़ती जाती है। हम्म, तो उसमें नीरसता उत्पन्न होती है, किंतु यदि उसमें कुछ कलात्मकता लाते हुए रूपों को ऊपर नीचे या दाएं बाएं गतिशील रूप में चित्रित किया जाता है, तो वहां सरस लयात्मक वातावरण क्रियान्वित होता है। यदि किसी चित्र में प्रकृति चित्रण क्षैतिज सरल रेखाओं से किया जाता है और दूसरे में गतिशील रेखाओं के माध्यम से, तो दूसरा वाला चित्र आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें गतिशील वक्र रेखाओं के माध्यम से लय की सृष्टि हो जाती है। आपने एक चीज पढ़ी, वक्र रेखा। आपने कल एक चीज पढ़ी थी कि वक्र रेखा के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे इन सब जी। चीजों से हम छोटी छोटी चीजों से समझ सकते हैं। गतिशील प्रभाव इसमें लिखा हुआ है कि उसमें गतिशील वक्र रेखाओं के माध्यम से, मतलब गति होती है हम्म। उसमें। ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो उनका जी। प्रभाव डिसाइड करती हैं। तो हमको उनको याद करने की जरूरत ना पड़ करके इन्हीं छोटी छोटी चीजों से हम उनको समझ सकते हैं। जी ठीक सर। है। नेक्स्ट है परिप्रेक्ष्य। ओके। प्रमाण होना चाहिए यहाँ पे। चलो, कोई नहीं। बिल्कुल सर, प्रमाण होना चाहिए। सर मैं प्रमाण प्रमाण होना वाला। चाहिए, वो गलत लिखा था वहां ना, उसी के तो हाँ, वजह से यहाँ पे भी परपेच्छ लिख उठा है। चलो मैं प्रमाण वहां मैं अपने तरफ। प्रमाण लिखी थी ना। हाँ ठीक है, मैं प्रमाण अपनी तरफ से पढ़ा देता हूँ। अनुपात या प्रमाण, ओके। प्रोपोर्शन जिसे बोलते हैं। प्रमाण या अनुपात के सिद्धांत का संबंध आकृतियों के आपसी संबंध व उनकी लंबाई चौड़ाई के अनुपात या नाप से है। सिंपल भाषा में समझो तो प्रमाण मतलब नाप या तौल। ठीक है। तो उनकी ओके लंबाई सर। चौड़ाई के अनुपात या नाप से है। मानव शरीर के विभिन्न विविध अंगों में भी अनुपातिक संबंध है, जिसे विद्वानों ने 7.5 तालों में बांटा है। पाश्चात्य कला विद्वान माइकल एंजेलो ने मानव शरीर को 8 तालों में विभाजित किया है। आकृतियों का एक दूसरे से पारस्परिक संबंध होने के कारण इसे संबंधता का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत सभी आकृतियों, तान व वर्ण का एक दूसरे के साथ साथ चित्रभूमि से संबंध निश्चित करता है। वास्तव में प्रमाण या अनुपात का कार्य चित्र में रुचि उत्पन्न करता है। तो प्रमाण ये था। अच्छा, आप लोग एक चीज बता सकते हो कि जो एक
कुमार होता है वो कितने तालों में विभक्त होता है? 5 तालों में। और एक ताल बराबर क्या होता है? 12 12 अंगुल। सर। एक सिर भी होता है, राइट? जी सर। एक ताल बराबर एक सिर बराबर 12 अंगुल। 12 क्लियर है? अंगुल। बिल्कुल। आ, फिर उसके बाद एक साधारण आम मनुष्य, आपने कुमार का बताया 5, एक नॉर्मल मनुष्य का कितना होता है? 8। 8। 8 सर, कहीं कहीं पर 9 तो रहता है। हाँ जी, हाँ जी, आदर्श। अलग अलग तरीके से। हाँ, जी। आदर्श मानव आदर्श ताल 9। बिल्कुल। आदर्श मानव का ताल हो गया 9। अब इसमें से 3 जोड़ दीजिए तो 12 हो गया भयानक का। ठीक है। जी और सर। 12 में से 4 जोड़ देंगे तो राक्षस का आएगा। पहले कुमार आया, फिर एक नॉर्मल उसका आया मानव का, फिर आदर्श मानव का आया, फिर भयानक आया, फिर राक्षस आया। 8, 5 कुमार का, 8 हमारा हो गया किसका? नॉर्मल मनुष्य का, जो आम ये जो माइकल एंजेलो ने भी चित्रित किया है। फिर आदर्श मनुष्य का हो गया 9। फिर 3 जोड़ दोगे तो इसमें आ जाएगा भयानक, और 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 16 तुम्हारा राक्षस का। ठीक है। किसी के माइक से बहुत आवाज आ रही है। भारतीय चित्रकला की षडंग या अंग। कला के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कला के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? रूप भेदा, प्रमाणानि, भाव लावण्य योजनम, सादृश्य वर्णिका भंग, चित्र षडंगम। उसी में से ये छयों के छयों आपके आ जाएंगे षडंग के सिद्धांत। ठीक है। चक्षु और आत्मा द्वारा रूप की सही पहचान क्या कहलाती है? रूप भेद। रूप भेद के द्वारा प्रकट क्या प्रकट होता है? आकृति की भिन्नता और दृष्टि का ज्ञान। वस्तु का ब्यौरा प्रकट करता है प्रमाण। बिल्कुल, ब्यौरा जो भी उसका ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई जो भी है, तो उसके द्वारा ही हम उसका ब्यौरा लेंगे, उसी हिसाब से प्रमाण होगा उसका। संयोजन के जी सिद्धांत सर। में अनुपात प्रकट करता है। अनुपात इक्वल टू प्रमाण, इक्वल टू प्रोपोर्शन। ठीक है। विभिन्न, ये इस क्वेश्चन आया भी है तो इस चीज को भी ध्यान रखिए, क्योंकि प्रमाण और अनुपात का अलग अलग यूज कर लेते हैं, बट होती वही चीज है। विभिन्न आकृतियों के अनुपात का सही सही ज्ञान क्या कहलाता है? देखिए, अब क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं अलग से तो नहीं पूछेगा, उसी चीज को वो घुमा करके पूछा है उसने। बात तो दोनों में यही है, संयोजन के सिद्धांत में अनुपात प्रकट करता है, प्रमाण प्रकट करता है, और सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ प्रमाण है। ठीक है। बात तो वही, दोनों चीजें हुई और पूछ एक ही चीज रहा है, दोनों का सेंस भी एक ही है, बट उसने लैंग्वेज अपनी चेंज कर दी है। शायद अगर आप लोगों ने बीपीएससी जी का सर। वो पढ़ा, बीपीएससी वाला पढ़ा होगा, ये जो अभी पेपर हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन कोई टफ नहीं आया है, बशर्ते उनकी लैंग्वेज इतनी मॉडिफाइड है, जो लोग भी उस चीज को समझ नहीं रहे हैं, शायद उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। जी सर। प्रमाण की, जी, प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप भेद बताए हैं? 5। प्रमाण की 5 दृष्टि बताए से, हैं। जी, प्रमाण की दृष्टि से पांचों रूपों में के नाम क्या है? मानव, भयानक, राक्षस, कुमार और बालक। प्रमाण की दृष्टि से मानव को कितने तालों में बांटा गया है? 10 ताल में, लेकिन 9 ताल है। सर एक प्रमाण मिनट। की दृष्टि, ये सर एक मिनट, कुमार बालक है तो कुमार बालक में कितने ताल का? हमें अब लगा ले कि कुमार 8 ताल का, बालक 5 ताल का। 5 मैं ताल गलत का था। हमें भी, हम्म। मेरी तरफ से वही जी है। सर। प्रमाण की दृष्टि से भयानक को कितने तालों में बांटा गया है? 12, जो कि बताया था मैंने पहले ही, उसमें डिस्क्राइब किया हुआ था। अभी आएगा सर राक्षस, आगे। हाँ हाँ, तो प्रमाण की दृष्टि से राक्षस को कितने तालों में बांटा गया? 16, मतलब भयानक से भी बड़ा होता है राक्षस, तो 12 में से 4 जोड़ दिए, 16 हो गया, उसमें चला गया। कुमार को कितने तालों में बांटा गया? 8। विजय जी, ये ध्यान रखिएगा, 5 नहीं 8 है, ठीक है। बिल्कुल। प्रमाण की दृष्टि से बालक को कितने तालों में बांटा गया है? 5 ताल में। तो 5 हो गया बालक, 8 हो गया कुमार,
और उसके बाद भयानक है 12 और राक्षस है 16 और 9 ताल है आपका ये आदर्श मानो मानव मानो मानव का। ठीक है। आदर्श मानो। प्रमाण के निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? एक सिर। अभी मैंने बताया कि 12 अंगुल बराबर एक ताल या एक सिर। ठीक है। सिर को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। केश मतलब बाल, ललाट, नासिका, नाक, ओष्ठ या चिबुक। भाव कला में क्या देता है? अभिव्यक्ति देता है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, कोई एक लोग जवाब देना। जैसे कि एक बोला गया था कि अपने भावों की अभिव्यक्ति करना। कला में मनुष्य अपने भावों की भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। ये किसका सिद्धांत था? रविंद्र का। ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का सर। किसने बोला? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर भावनाएं जहां भी होगा वो रस्किन यूज करना है। ठीक है। कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो ये दो अलग अलग ओके सेंटेंस है, सर। बट मानने का अंतर है भावनाओं का। ठीक है। तो सेम उसी से हम कनेक्ट करेंगे कि जैसे भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है तो भाव कला में क्या देता है? भाव से ही तो हम अपने अंदर की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। आकृति के मनोभावों, स्वभाव एवं व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाव। भावों का घनिष्ठ संबंध किससे है? रस से। और रस सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? क्या सर? भरत मुनि नाट्यशास्त्र। भरत मुनि यथार्थवादी का ना सर? नहीं नहीं मैम, ये पूछ रहा हूँ भाव, ये रस सिद्धांत किसने दिया था? भाव वो अच्छा सर, जी सर, नाट्यशास्त्र। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। अब इसमें एक चीज और गलत होती है, लोगों को सबको याद है प्रथम शताब्दी प्रथम शताब्दी प्रथम शताब्दी, लेकिन अगर आप ऑप्शन में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी लिख देंगे ना, तो मैं डैम श्योर हूं कि 50% लोग हिल जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज बहुत बिल्कुल अच्छे सर। से याद रखें कि प्रथम प्रथम शताब्दी शताब्दी ईसा पूर्व है ना सर? हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी। लेकिन मैम होता क्या है ना, जब आप एग्जाम में होते हो और आपके सामने इतना कंफ्यूजिंग वाला कोई स्टेटमेंट आ जाए कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हो गया प्रथम शताब्दी, तो बहुत से लोग अपना मेंटर स्टेटस खो देते हैं। तो उनको ये नहीं समझ में आता कि एक्चुअल में है क्या। तो इसलिए बहुत इजीली ढंग से समझ लीजिए कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व होगा। ठीक है। जी कितने सर। भागों के कितने भागों का उल्लेख किए थे उन्होंने? 8 ताल। भरत मुनि ने 8 भावों की किया था। 8 ही स्थायी भाव, 8 ही वो थे। 49 भावों का था, जिसमें से 8 स्थायी भाव थे। वो 8 स्थायी भाव को बता रहे हैं ना। हाँ, तो मैंने भाव पूछे थे। कोई नहीं, 49 भाव हैं टोटल, जिसमें से 8 स्थायी भाव या रस बोल सकते हो, 33 संचारी भाई, संचारी भाव। ठीक है। अगला है, अच्छा, एक जो 9वें रस का खोज की थी वो किसने की थी और कहाँ प्रदर्शित किया था? अभिनव गुप्त ने सर। और तिब्बत में किया था इन्होंने। तिब्बत में। और विष्णु धर्मोत्तर आओ, पुराण है बिल्कुल। किस शताब्दी की? गुप्त काल की है सर, 6ठी शताब्दी की। 600। बिल्कुल बिल्कुल 600। 500 कुछ है ऐसे ही। 6वीं शताब्दी पढ़ी जाती है अल्टीमेटली। ठीक है। काव्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन है? 9 रसों का। 9 9 रस रस। कौन सा है? शांत रस है, जिसे अभिनव गुप्त ने, अभी सभी लोगों ने बताया कि अभिनव गुप्त ने खोजा। विभाव के कितने भेद हैं? 1861 में अभिनव गुप्त का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। राइट मैम। 1861 में और किसी का भी जन्म हुआ था? हाँ, वो रविन्द्रनाथ टैगोर का। सर वही पुरातत्व सर्वेक्षण का वो हुआ था गठन। पुरातत्व विभाग की स्थापना जनक अलेक्जेंडर बने थे कनिंघम ने कनिंघम 1861 ने। में किया था। 1861 में ही आपके रविन्द्रनाथ टैगोर का ईवी भी हैवल जन्म का भी हुआ था। वही जन्म हुआ था सर। जन्म ईवी हुआ था ईवी जी हैवल का सर। कब हुआ था? 1861 में। 61 है, उनका भी है कभी। बिल्कुल बिल्कुल। वी हेवल का 1861 होगा।
जी जी। हाँ, ओके। 34 में वो मृत्यु हुई थी और 61 में पैदा हुई। राइट। अंतभाव के कितने भेद हैं? 3, कायिक, मानसिक तथा एक सात्विक। मानसिक सात्विक। बिल्कुल। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। 35। लावण योजना का अर्थ क्या है? कल आप लोगों बाहर ने की पढ़ा सौंदर्य, है। बाहर बाह्य की सौंदर्य सौंदर्य। को दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बाह्य सौंदर्य। आउटर ब्यूटी। जैसे आजकल का ब्यूटी पार्लर सॉरी, क्या बोला आपने? है, जैसे ब्यूटी पार्लर दिखा। आपकी आवाज कट रही है, समझ में नहीं आई। सॉरी। ब्यूटी पार्लर। वही सर हाँ तुलना कर रही हैं ब्यूटी पार्लर का ना, वह सौंदर्य जी, वही ब्यूटी पार्लर में लावण योजना से। अच्छा, जी। पुट्टी से तुलना हो रही है। पुट्टी से। तो याद रहेगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए कंटिन्यू करते हैं। लावण्य योजना के द्वारा क्या प्रकट होती है? सुंदरता, क्योंकि बात सौंदर्य की बात हो रही है। शब्दों से प्लीज माइक बंद कर दीजिए, जिसके भी घर से पीछे से आवाज आ रही है। सादृश्य का क्या अर्थ है? बोल के सभी लोग देखिए, अनम्यूट कर लिया करो ना, बहुत डिस्टर्ब होती है क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर वो लोग जिनके यहाँ शोर ज्यादा होता है। सादृश्य का क्या अर्थ है? देखे हुए रूपों की समान आकृति। ठीक है। आकृति की समानता क्या प्रकट करती है? सादृश्यता। सादृश्य मतलब समानता। विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण क्या कहलाता है? वर्णिका भंग। वर्णिका मतलब रंग और भंग मतलब भाव भंगिमा। ठीक है। तुलिका भाव भंगिया। मुख्य रूप से माने जाने वाले रसों, उनसे संबंधित भावों तथा वर्णों का विवरण। ठीक है। जिसको भी पता है तो मैं उससे पूछता हूँ, अगर किसी को उनके भाव पता है अगर तो पूछूं क्या? चलो मैं बता ही देता हूँ। श्रृंगार रस है, उसका रति भाव है, और वर्ण जो है उसका काला है। ठीक है। हास्य रंग है, जो हास्य रस है, उसका हास्य भाव है और श्वेत रंग है। ठीक है। करुण रस, जिसका भाव शोक है और काला रंग है। काला दो का है, करुण का भी है और श्रृंगार का भी है। फिर है वीर, उत्साह। ठीक है। गौर रंग। अगला है रौद्र, जिसका भाव है क्रोध, लाल रंग। जो कल आपने भाव भी पढ़े थे लाल रंग के। ठीक है। प्रेम का भी होता है और क्रोध का भी होता है। भयानक, जिसका भाव है भय, काला। मतलब आपका करुण में भी काला होगा और श्रृंगार में भी काला होगा। श्रृंगार में श्याम रंग वाला काला है, फिर करुण में भी काला है और भयानक में भी काला है। ठीक है। जैसे इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि भयानक रात मतलब काली रात। भयानक रात मतलब अंधेरा होगा तो उसको भयानक जनरली बोल दिया जाता है। तो उस हिसाब से हम काली रात को कर सकते हैं काला। विभत्स, जुगुप्सा, जिसका रंग है नीला। अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य, उसका रंग है पीला। और शांत, निर्वेद, सफेद, शांति का प्रतीक। कला के तत्वों की कोई क्वेश्चन है इसमें? कला के प्रमुख कितने तत्व हैं? 6 हैं, जिनमें से रेखा, रूप, वर्ण, टोन, पोत और अंतराल। कला में सबसे प्राचीन तत्व कौन सा है? रेखा। अच्छा, रेखा, एक रेखा क्वेश्चन पठान। पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आई थिंक सबने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बट मैं पूछ लेता हूँ। भारतीय चित्रकला क्या प्रधान रेखा। पठान है। रेखा ही है सर। है? रेखा है सबको सर। पता है रेखा। अच्छा। अच्छा, भारतीय कला क्या प्रधान कलर, तो वर्ण। रंग होगा सर। है? और चित्रकला भारतीय, प्रधान है। जिसको समझ में नहीं आएगा हम उसको समझा देंगे। अभी जिसको भी पता हो जो भी आंसर वो बता दीजिए। और भारतीय कला का स्वरूप कैसा है? धर्म है। बिल्कुल। अब एक धर्म। चीज समझिएगा, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन फ्रिक्वेंटली में आंसर इन सब चीजों से बचिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने हैं। लेकिन
इस भाषा का बहुत यूज होगा और इसी भाषा में सब लोग अच्छा खाएंगे। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, जिसको लिखना हो तो लिख सकता है। भारतीय चित्रकला जो है वो रेखा प्रधान है, बट जो भारतीय कला है वो वर्ण प्रधान है, मतलब रंग प्रधान है। ठीक है। और भारतीय कला का जो स्वरूप है वो धर्म प्रधान है। क्लियर? जी सर। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जनरली देखिए आपसे कोई बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं करना है उसको, क्योंकि वो आपका लेवल नहीं है। ठीक है। तो आपसे जो सर क्वेश्चन कर सभी सकता जानते है, हैं पर कंफ्यूजन है सर सभी में, यही तो ना मैम, अगर कंफ्यूज। आप एग्जाम में बिल्कुल फ्रीली अगर एग्जाम दे रहे हो, बिल्कुल फ्री है, तो आप जो नहीं आता होगा ना उसको भी फोड़ के आएंगे बिल्कुल। लेकिन अगर जी आप सर। प्रेशर में हैं तो आते हुए क्वेश्चन को के हैपर का हमें लगता है कि सोते हुए भी आपसे पूछेंगे तो आप बता देंगे। लेकिन जब वो प्रेशर में होता है ना तो वो निकलता नहीं है किसी का भी। सबको पता है कि एन एस बिंद्रे का जन्म हुआ था 1910 में, लेकिन उस प्रेशर की सिचुएशन के लिए, इसीलिए हम लोग को उस तरीके से चीजें करनी है कि हम उस चीज को अच्छे से ध्यान से समझें, ताकि हम उस चीज को अच्छे से कनेक्ट भी कर पाए, और खासकर अपनी चीजों को कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ाइए। ओके। तो यही कला सर में छोटी सबसे छोटी गलती होगी सबसे, ज्यादा सर कठिन आप क्वेश्चन नहीं आएगा। जी बिल्कुल सुनील मार सर, विजय में गलती नहीं हुई थी, यही गलती हुई थी सभी अजंता के मार बिल्कुल विजय से मूर्ति की। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी लास्ट 10 ईयर 15 ईयर जो भी एग्जाम हुए हैं, सबको पता है कि कुछ इतना स्पेशल कोई क्वेश्चन नहीं आया है जो लोगों को बाउंस कर दे। क्वेश्चन सब इर्द गिर्द से ही हैं, बशर्ते टॉपर से टॉपर लोग वही क्वेश्चन करके आए गलत जो आप सही करके गए हो सकता है जिन लोगों ने भी 2021 में दिया होगा, टॉपर्स ने जो 2 4 क्वेश्चन गलत किए हैं ना, वही क्वेश्चन आप सही करके आए हो, यही हुआ है। लेकिन वो उस समय प्रेशर, उस क्वेश्चन में प्रेशर में चले गए या कुछ गलतियां कर, आता उनको भी होगा, बट यही छोटी मोटी गलतियां थी। चलिए आगे 2021 में देखते हैं। आप सर दिए थे परीक्षा? नहीं सर, हम नहीं दिए थे, ये मेरा पहला अटेम्प्ट। कला में सबसे प्राचीन तत्व कौन सा है? रेखा। दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी जो सूक्ष्म होती है क्या कहलाती है? रेखा। अब मैंने कल भी आपको इस चीज के बारे में बताया था, एक पॉइंट ये और दोनों के बीच एक रेखा ड्रॉ होगी। ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। जी रेखा को सर। कितने भागों में विभक्त किया गया है? सरल रेखा और वक्र रेखा। कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? अनुभूत रेखाएं, जो हमें किसी चीज की अनुभूति प्रदान करती है। एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली दो रेखाएं, मतलब कि एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली दो रेखाएं किसी भी स्थान पर नहीं मिलती और उनके बीच दूरी हमेशा एक समान रहती है, क्या कहलाती है? अब ये तो जिन लोगों ने भी मैथ का बेसिक समांतर पढ़ा रेखा है। होगा तो सभी लोग समझ रहे हो कि ये पैरेलल रेखा लाइन है, समांतर समांतर रखे रेखा। बिल्कुल सर। बिल्कुल ट्रेन की पटरियां। बिल्कुल, ट्रेन की बिल्कुल सुनील सर। पटरी। पटरी से याद आया, पुतली चित्र कहीं मिले हैं? पंचमढ़ी हाँ में। ऊपर, हाँ। पंचमढ़ी तो कहा जाता है सर। हमारी बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक पटरी से पुतली क्यों याद आया, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जुड़ जाता है और याद आ जाती है कि हाँ कला तो सर क्या ही बताइए है। बिल्कुल हम सर। सौ को किस रंग से प्रतीक करेंगे? क्या चीज? जैसे क्रोध का हुआ लाल, वैसे हाँ सौ हाँ, को हम किस रंग से प्रतीक करेंगे? अब शव। आगे दिखाएंगे। शव सौ शव। को शोक को। शोक को हाँ सर। तो बैगनी। शोक को भी शोक को उसके दो बैगनी। कलर्स में मेरे जज कर सकते हैं। बैगनी है। नहीं नहीं, उसमें रेड का भी कई जगह यूज होता है और ब्लैक का भी होता है, काला बैंगनी भी का, होता सॉरी। है। काला। इस पे आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। करुण का शोक, काला इसे कहते हैं। नहीं ऐसा है ना, जो रंग के शोक में देखो प्रभाव है काला भी उसमें। यूज शोक हुआ का है, काला उसके लिखा हुआ अलग है। अलग। देखिए होता क्या है,
कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रभाव देते हैं, अलग अलग कलर्स। वो सिचुएशन डिपेंड करती है। जनरली काला कलर करूण शेड में यूज हुआ है, बट कहीं कहीं और भी रंग उस चीज का प्रभाव देते हैं। जैसे नीला कलर का प्रभाव जो है वो राजस्व के गहरे लिए रंग होता है। होंगे, गहरे रंग चौक के होंगे। ठीक है, तो हाँ कई जगह बैंगनी भी रात। उसका राजसी का प्रभाव देता है ना। तो कुछ कुछ बिल्कुल सर। उसकी कुछ गुण होते हैं जो अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करते हैं। हाँ जैसे नीला का रात्रि का भी दे देता है कभी कभी। अब जैसे नीला क्या है, वो बीमारी का भी है, विष का भी है, और आनंद का भी है। जी, ठीक है। ज्ञान का भी है। क्या मैम? कह रहे हैं ज्ञान का भी है। हाँ, बैगनी एक ना, बैगनी नारंगी, जी सर। हरा भी ज्ञान का है। बिल्कुल एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली, अच्छा ये तो हो, अच्छा हाँ ठीक है। दो रेखाएं जो एक स्थान पर अगर मिल जाती हैं, अभी जब नहीं मिली थी वो समांतर हो गई, ये समांतर रेखाएं हो गई। क्षितिज के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा। कोई भी एक व्यक्ति बता सकता है कि जो लंबवत रेखाएं होती हैं उनके क्या प्रभाव होते हैं? राम करें। बिल्कुल सर, और जैसे उत्तेजना का प्रभाव होता है। शक्ति के साथ आपका और तीर रहता है। अच्छा, और सा। दोनों देखिए मैं दिखाता है, उतार कल और मैंने चढ़ाव। बताया था, कल मैंने बताया था, फिर भी मैं एक बार सर बता देता हूँ कि महत्वाकांक्षी। कैसे कनेक्ट कर। हाँ जी। अच्छा, लंबवत अभी सर 26 शक्ति, जनवरी आने वाला सुरक्षा है। और गति ना सर। लंबवत में आपका मैं बता देता हूँ, आपको कनेक्ट करा देता हूँ। सर अभी 26 जनवरी महत्वाकांक्षी आने वाला है। उत्तेजना। बस हो गया मैम, सब लोग अब शांत हो जाइए, बता देते हैं। ठीक है। आप अभी 26 जनवरी आने वाली है, तो एक प्रकार से समझिएगा, बिल्कुल आप स्ट्रेट खड़े हो, झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं। उस समय क्या क्या फीलिंग होती है अपने अंदर की, अब वो बताएं आप। कोई एक लोग बताओ कि जब आप झंडे को सैल्यूट कर रहे होते हो बिल्कुल स्ट्रेटली, सीना चौड़ा करके, क्या क्या फील कर रहे होते हो? वो बस वो फीलिंग बता दीजिए, क्या क्या फील करते हैं आप। सम्मान होता है सर, गर्व होता है, आकांक्षा। यही तो मैम इसके अर्थ हैं, किसी को याद करने की गर्व, जरूरत नहीं है। गर्व सर, सम्मान जब भी और आप अपने झंडे के सामने या सीना चौड़ा करके खड़े होंगे तो गौरव की अनुभूति समानता करेंगे, का। जी, आकांक्षा होगी, गौरव, वही गर्व स्थायित्व सर, होगा। गौरव की। बिल्कुल एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है। शांति का अनुभव होगा। दूसरी तरफ हम अगर बात करें क्षैतिज रेखाओं की, क्षैतिज रेखाओं का क्या क्या अर्थ हो सकता है? आप ये सोचिए कि आप लेटे हुए हैं, आप क्या क्या भाव निकाल सकते हैं, उन चीजों को समझें, वो बताइए आप, कोई भी एक लोग, जैसे सब लोग मत बताइए, जैसे कोई भी एक विश्राम लोग हो गया। जैसे बिल्कुल। विश्राम हो गया, शांति हो गया, स्थायित्व, तो बिल्कुल शांत एकदम, ये चीजें होंगी। बिल्कुल। देखिए जब भी आप लेटे हुए हैं, कुछ लोग लेट के पढ़ रहे होंगे, तो वो अपने आप को उस सिचुएशन में रख करके सोच सकते हैं कि जब हम लेटे हैं तो किस अवस्था में हैं? आलस्य की अवस्था में है या विश्राम की अवस्था में है? दोनों सेम सिचुएशन होगा। ठीक है। जब आप बिल्कुल लेटे हुए हैं शांति से आंख बंद करके, तो स्थिरता आ गई है दिमाग में, आप भड़बड़ा नहीं रहे, कुछ सोच नहीं रहे माइंड में, शांति है, मौन है और संतुलन है। भाई आप खड़े होगे तभी तो आपके गिरने के चांसेस हैं, लेट के गिरने के चांसेस तो हो नहीं सकते। तो आप बिल्कुल संतुलित अवस्था में हैं, आपके गिरने के कोई चांस नहीं, असंतुलित होने के कोई चांस नहीं, आप में संतुलन है। तो आप आज से बिल्कुल ये सोचना भूल दीजिए कि हमको ये याद नहीं करने। फील करो कि हम लेटे हैं, फील करो कि हम खड़े हैं सीना चौड़ा करके, और वहां से आप उन चीजों के भावों को इकट्ठा करो, आप गलत हो ही नहीं सकते। ये वही चीजें हैं बस। ठीक है। और सी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। क्षैतिज रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? विश्राम, क्योंकि हम लेटे हुए हैं, स्थिरता, बिल्कुल शांति से है, मौन है और संतुलित है। ठीक है। लंबवत रेखाएं आकांक्षा, गौरव, स्थायित्व और शाश्वतता। अब ये जैसे ये नाम है, कुछ यूनिक नाम है, हो सकता है जनरल लैंग्वेज में हम लोग यूज नहीं करते हैं। शाश्वतता, तो इनको याद कर सकते हो आप, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोगों ने भी सुना भी ना हो, तो पहली बार ये वर्ड यूज होते हैं, तो वो याद रख लीजिएगा। ठीक है। बिल्कुल सर।
अच्छा, अब इसमें पूछा गया कोणीय रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? एनीवन, कोई भी एक्सप्लेन करो इसको। सर कोड़ी देखो, रेखा है असुरक्षा, हम्म, असुरक्षा सर, और व्याकुलता, असंतुलन बेचैनी, और आघात, व्याकुलता बेचैनी यही सब ध्यान, आएगा आघात। ठीक है। अभी आप लोगों को लंबवत और क्षैतिज बिल्कुल क्लियर हो गया है ना, किस तरीके से हम समझ सकते हैं, किस तरीके से हमको उसको भाव निकालने हैं, राइट? अब जैसे कोणीय रेखाएं हैं, तो कोणीय में यही तो कोणीय रेखाएं होंगी। हेलो, जी हाँ आवाज आ सर, रही या है। बाहर वो से आ रही है। स्क्रीन स्क्रीन चली गई है सर। अब आ गई। रिकॉर्डिंग हो रही है, चेक कर लीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग हो हो रही रही है। है सर। ओके ओके ओके, ठीक है। कोणीय रेखाओं का साइन यही है ना? जी कुछ साइज यही है। जी सर, जी सर। अब एक चीज समझिए, मैंने कल आप लोगों को पढ़ा दिया था, लेकिन हो सकता है कि वो एक बार चीज ना आई हो, मैं फिर से वो चीज को बता देता हूँ। अब एक बात बताइए, एक त्रिभुज ये होता है, ठीक है? आपके घर, आपका घर चौकोर है, वो आपके घर की एक दीवार टूट गई। अब आप रात भर सो रहे हैं, सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे? नहीं सर, क्यों नहीं नहीं सो सर। पाएंगे? पता नहीं कोई जानवर आ जाएगा। आपको असुरक्षा फील करेगी, असुरक्षा, जी सर। व्याकुल होंगे, बेचैनी होगी, कहीं कुछ आ ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो जब किसी भी घर के एक हिस्सा खुला हुआ है ये, तो असुरक्षा है, बेचैनी है, व्याकुलता है, संघर्ष है। इस चीज को भी आप उसी तरीके से फील करो कि हम अगर किसी भूत को देखते हैं तो डर जाते हैं ना। आपको इतना तो पता ही है कि हम किसी ऐसी चीज को देखेंगे तो डर जाएंगे, या किसी हम फल को देखेंगे तो चहक उठेंगे, अगर ये वाह क्या है। तो उसी तरीके से अपने भावों को समझिए, वही ये हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है? व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा, अस्पष्टता। अगला है कणवत रेखाएं। कणवत रेखाओं का भी मैंने बता दिया था, इसका फिर भी उदाहरण आप एक यहाँ हम समझाए सर जी। बिल्कुल बिल्कुल बताएं सर। देखिए, जो असुरक्षा है, हम्म कोई हॉस्पिटल गए कि कभी बीपी हाई कभी लो हम्म रहता है, हम्म तो धड़कन बढ़ा रहता है। असुरक्षा यही है कि धड़कन बढ़ा घट कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कब बिल्कुल। अढ़ाक आ जाए घातक आ जाए। हम्म। ये होगा कि नहीं सर जी? सर लेकिन आप ठीक कोणीय है। रेखाओं से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, बट आपका जो वे कनेक्ट। है, जो तरीका है, वो ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे दोनों चीजों को लेकर के चलना है ना सुनील सर। आप जी ऐसे भी ले सर। सकते हैं, जैसे जैसे सिंधु घाटी सप्ताह वाले कितने होशियार थे, उन्होंने देखो त्रिभुजाकार रूप से बनाया था ताकि सुरक्षा रहे। और अगर एक छोड़ देते तो असुरक्षा हो जाती। वो बहुत इंटेलिजेंट थे तब के जमाने में। हम्म। अभी क्लियर है? डाउट हो, कहीं पे भी डाउट हो खुल के पूछिएगा, नहीं, जितना डाउट मेरे नहीं है अंदर सर जी, नॉलेज है। बढ़ाइए। मैं बिल्कुल उस तरीके से बताऊंगा। तो कणवत रेखाएं जो हैं, वो व्याकुलता का प्रभाव देती हैं, नाटकीयता का देती हैं, उत्तेजना का, और बेचैनी और व्याकुलता। अब कोणीय और कणवत रेखाओं में बहुत सिमिलैरिटी है, ठीक है? बस असुरक्षा की सिमिलैरिटी है। असुरक्षा को छोड़ दीजिए तो बाकी सब सिमिलर ही है। समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है? हाँ सर। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर निकलने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? अब जैसे कई लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, तो जनरली क्या एक होता है पूंजी कि सर। बिल्कुल, ये एक प्रिज्म है मान लीजिए। यहाँ से अगर ये प्रकाश डाला गया तो कैसे निकलता है? ऐसे, दिख रहा है? विज्ञोर। हाँ, विब्योर। रिफ्लेक्स इसने दिया था रिफ्लेक्शन सिद्धांत, होता है, न्यूटन ने। कब दिया था? 1960 में, 1660 में। तो 60 में। कोई बात नहीं।
तो ये प्रकाश इसका पड़ा उदाहरण ये और सही रहेगा सर जी कि हम सब जी मैम बताएं। से पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद अगर टीचर हो जा रहे हैं तो चारों तरफ चाहे जहाँ जाए तो मैडम का गुण गा के पढ़ाते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे। बिल्कुल आप जी सर। सही है, बिल्कुल सत्य से है। ठीक है, सुनील अब सर एक तो चीज मार्क समझिए, एकदम पूरा लाजवाब था सर। एक पुंजीय रेखाएं, एक पुंजीय रेखाओं के हम प्रभावों की भी बात बनारस लोग करेंगे। के विचार बहुत उच्च होते हैं। जी मंडल है वो, मंडल। सुनील सर धन्यवाद बनारस मैडम। की कनेक्ट करते हैं बार बार। आगे बढ़े हम सर लोग। राहुल सर। हाँ सर, जी जी मैम, सर, आगे जी बढ़िए। सर बताएं। आइए सर। एक पुंजीय रेखा है, अब जब एक पुंज से ही निकल रही है, जो कि मैंने आपको प्रिज्म के थ्रू समझाया है, तो एक पुंज से ही निकल रही है, तो ये जब एक जगह से निकल रही है तो इनमें एक एकता होगी। ठीक है, और जहां पे एकता होती है वहां शक्ति ही होती है, और एकाग्रता है, स्वदेश प्रेम है, प्रसार है। ठीक है, यही अगले उसमें भी है कि एकता, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवलीनता, स्वदेश प्रेम और प्रसार का प्रभाव देती है। वर्तुल या चक्राकार रेखाएं क्या प्रभाव प्रकट करती हैं? भ्रम, संघर्ष। अब भ्रम कैसे? वो ऐसे ऐसे जा रही है। मैंने अभी आपको इसके पहले एक उदाहरण दिया था कि अगर आप मोबाइल में, वो मुझे एक्चुअल में नहीं याद है, मतलब कि आपको बता दूंगा कि वो वीडियो देखेंगे जिसमें इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो ये ऑफ कला आपको उसको खुद क्या के किया सर? ऑफ कला। क्या मैम? जैसे ऑफ कला उसी को क्या, जो एकदम देख अरे के मोबाइल जो इंसान। जो भी है उसको एक्चुअल घूमता में रहता है ना सर, कुछ और वर्ड बोलते हैं। वर्क नहीं करता जब, उसी को बता रहे हैं समझ सर। गए। इल्यूजन, इल्यूजन। इल्यूजन तो है, वो भ्रम ही इल्यूजन होता है। कहने का मतलब है वो वर्ड नहीं याद आ रहा है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो उसको कुछ और बोलते हैं। वो मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, बट मैं बता दूंगा। तो जब इस तरीके के चित्र आप देखते हैं तो आपके अंदर भ्रम आता है। जैसे अभी किसी ने ऑप आर्ट का नाम लिया था, तो उसमें भी इसी तरीके के चित्र हैं जिसमें हमें भ्रम पैदा होता है। ठीक है, जी तो सर। जब चक्राकार रेखाएं हैं, वो, उनको खुद नहीं पता हम किधर जा रहे हैं, तो भ्रम है उनके जीवन में। उनमें बट गति है और शक्ति का बोध कराती है। भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति तथा शक्ति। माइक ऑफ कर लीजिए जिससे में भी आवाज आ रही थी। प्रवाही रेखाएं क्या क्या भाव प्रकट करती हैं? गति, लावण्य और माधुर्य। विपरीत दिशाओं में खींची गई रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? संधि रेखाएं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, दो राजा हुआ करते थे पहले। बहुत सारे, कोई भी एक राजा ले सकते हो। दो राजा होते थे, दोनों के बीच बहुत डिस्प्यूट होते थे, लड़ाइयां होती थी, लेकिन अपने फायदे के लिए दोनों संधि कर लेते थे। ठीक है, इससे दोनों के अकबर और हाँ, राजस्थान वाले थे। अकबर हाँ, राजस्थान में गए थे। तो वो आपस में एक संधि करते थे अपने फायदे की चीजों के लिए, ताकि हम एक एक दूसरे को सपोर्ट करें और दोनों को एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। तो उसी तरीके से विपरीत दिशाओं में खींची गई रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी? संधि रेखाएं। रेखा का महत्व किन कलाओं में दिखाई देता है? पूर्वी कलाओं में। चला। यंत्रों द्वारा खींची गई रेखाएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। ठीक है, कठोर। एक ही माप की दो रेखाओं में से यदि एक बाहर की ओर कोण बनाए और एक अंदर की ओर कोण बनाए, तो कौन सी रेखा लंबी प्रतीत होगी? बताइए बाहर कोई वाली सर, है? बाहर वाली सर। बाहर जो वाली बाहर लंबी जाएगी तो प्रतीत हमेशा होती। बढ़ती हुई जाएगी ना, और अंदर जो आएगी काके एंड हो ए जाएगी। लगेगी कि बी लगेगी? बी ये लगाना चाहिए। लगेगी। जी। ये जो बी वाला है बाहर, सर, वो बाहर की वाली। तो इसमें बाहर कहाँ जा रहा है? ये तो अंदर की ओर एरो बन रहे हैं ना, ये तो अंदर की ओर आ रहे हैं। बाहर की एरो एरो तो ए में बन रहे हैं ना। जी सर। जी ए सर। वाला सही रहेगा सर। ए वाला सही रहेगा। कैसे? ए वाला सही अकॉर्डिंग रहेगा, टू ये राइट है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, आप लोग ये तो, सबको आंसर तो दिख ही गया होगा ना कि बाहर के कोण वाली क्या है। बाहर का कोण कौन बना रहा है? बाहर का कोण ए बना रही है या बी बना रही है? ए सर। ये बना रही है।
अंदर की तरफ भाई, वो एरो जब अंदर की तरफ है तो बाहर का कोण कैसे बनाएगी? तो ए बना रही है बाहर का कोण, ठीक है। एक ही माप के दो आयत बनाते हैं, परंतु एक को लंबवत रेखा से और दूसरे को क्षैतिज रेखा से काटते हैं। तो आयत का कौन सा आयत लंबा प्रतीत होगा? लंबवत रेखा वाला, ठीक है। वह स्थान जिसका निश्चित आकार व वर्ण होता है क्या कहते हैं? रूप रूप। कहलाता है जी। रूप के कितने भेद होते हैं? दो, सिमेट्रिकल और इसिमेट्रिकल। चलिए कोई एक लोग सिमेट्रिकल के बारे में बता दीजिए और दूसरा लोग कोई इसिमेट्रिकल के बारे में बताओ। कोई एक लोग। सिमेट्रिक सिमेट्रिकल आपका जैसे गिलास हो गया, ठीक है। और सिमेट्रिकल जैसे आप, सॉरी, सिमेट्रिकल आयत हो का गया, कोई बताओ। कहने का मतलब जैसे होता बीच है से काट। सर जी जी। केतली तो नहीं है? कहने का केतली रूप ये है। है। सर हाँ पारदर्शी अपारदर्शी तो नहीं होगा सर? बताते हैं कोई एक लोग बताओ सिमेट्रिकल का मतलब जल्दी। सिमेट्रिकल को जब बीच से काटा जाता है तो बराबर बराबर भाग में बंट जाता है, और एसिमेट्रिकल ये बताया कि दोनों को उसको काटा जाता है और भाग बराबर, उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? क्यों काटते हैं? क्या उससे भाव लेने की कोशिश करते हैं? बराबर की सर की वो चित्र में संतुलन बना रहे सर, वही बनाना है उसको बिल्कुल बराबर। बिल्कुल। संतुलन के लिए। अब उसमें दायां भाग और बायां भाग बराबर है कि नहीं है? अगर बराबर है, दिस इज सिमेट्रिकल, सममात्रिक। और अगर दोनों भाग बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये इसिमेट्रिकल हो गए। सिंपल सा है, ठीक है। ये वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से। प्रकाश के कौन से कलर्स होते हैं? आरजीबी। आरजीबी। अच्छा, वही बताओ, प्रकाश के ही सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? प्लीज बाकी लोगों को भी बताने का मौका दीजिएगा, सब लोग बताएं। प्रकाश के द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? वाइट, क्या क्या मतलब होता है इनका? श्यान मैजेंटा, सियान, मजेंटा, येलो ब्लैक। ओके। अच्छा, सीएम वाईके होता है, बट जनरली इसमें बी तो आता नहीं है, तो ब्लैक क्यों यूज करते हैं हम लोग? किसी को पता है? के फॉर की ब्लैक। ब्लैक वर्ड है। सर ब्लैक का ना की वो वर्ड काला से लिए है, के लास्ट वाला के काला से लिए है ब्लैक। अच्छा, ओके। किस वैज्ञानिक ने कब बताया कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है? सर आइजैक न्यूटन ने बताया था 1670, बट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1660। क्या मैं सही हूँ? जी सर, सही 1660 हो। सही है। ठीक है। हम किसी वस्तु को किस प्रकार देखते हैं? किसी वस्तु से विकीर्ण होकर जब प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होता है, रोड्स और कोन्स नामक सेल्स चेतन हो जाते हैं और वस्तु की छवि रेटिना पर उतर आती है। इससे कोई भी वस्तु दिखाई देती है। वर्ण के कितने गुण माने जाते हैं? रंगत, मान और तीन सघनता। गुण सर, तीन रंगत, मान, सघनता। रंगत का एक्चुअल देखो, परिभाषा सबको पता होगी, सब कुछ सबको पता होगा। कोई भी उसको समराइज करके, मतलब कम से कम वर्ड में बताइए उसका आप मतलब क्या होता है रंगत का। कम से कम वर्ड में परिभाषा नहीं रंगत बतानी आप। किसी भी रंग एक के रंग बिल्कुल। की और रंग डेकोरेशन को रंगत कहते हैं। सबका बहुत सही था, लेकिन रंगत हमें पता नहीं चला किसका सही था। रंगत का मतलब होता है जैसे कि आप ह्यू होता है, जैसे लालपन, पीलापन, मतलब उसकी क्वालिटी को बताएगी किस प्रकार का है। लाल है, पीलापन, हरापन, कालापन, समझ पा रहे हैं ना, ऐसे इस प्रकार से। सिंपल सी भाषा समझिए, प्योरिटी। प्योरिटी। रंग की वो सघनता होती है सर, ठीक है, प्योरिटी। रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं, बस इतना सिंपल सा है, ठीक है। जैसे नीलापन, लालपन और पीलापन। अगला उसका गुण है रंग का मान। मान का क्या अर्थ होता है, कोई बताए?
मान में शुद्धता होती है क्या? सर हल्के और गहरेपन को कहते हैं रंग, वो मान, वैल्यू। यस, जैसे बिल्कुल सर हम काला मिलाएंगे तो उसका मान घट जाएगा और सफेद मिलाएंगे तो उसका मान बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सिंपल सा समझेंगे हम, रंगत के हल्के या गहरेपन को का मान होता है। यह रंगत के हल्के या गहरेपन का मान होता है, जैसे गहरा लाल या हल्का लाल। अगर हम किसी भी रंग में सफेद रंग मिला दें तो उसका मान बढ़ बढ़ जाएगा, जाएगा, और किसी रंग में अगर काला रंग मिला दें तो घट घट जाएगा। जाएगा। मान घट जाएगा। अच्छा, इसी से हम एक दो चीजें पूछ रहे हैं, क्योंकि रंग की बात हो रही है, तो मैं एक दो रंग के कलर्स के नाम पूछता हूँ, आप बताइएगा कौन से हैं। पहले तो ये बता दीजिए कि नाट्यशास्त्र में कितने रंगों का उल्लेख है? 4 रंगों का। 8 रंग, नहीं 4। जी सर। कौन कौन से कलर्स हैं? 4। पीला, नीला, काला। लाल, पीला, श्वेत और लाल, श्याम। काला रेड, सफेद भी है। बस 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 रुक जाइए। रेड, येलो, 3 ही कलर है ना, 4 कलर। सुन लीजिए, रेड, येलो, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट, हाँ 4 सफेद कलर्स भी हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने कलर्स हैं? उसमें 5 हैं। 5 ही कलर सर। सर प्राकृतिक सर इसमें रंग और कौन कौन से हैं? प्राइमरी और एक्रोमैटिक। जी जी सर, प्राइमरी और एक्रोमेटिक। लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, राइट। हम्म तो ये बताइए कि प्राइमरी और एक्रोमैटिक की शैली में रंगों का यूज हुआ है। विजय जी रुक जाइएगा, बाकी लोग बता दीजिए किस शैली में प्राइमरी और एक्रोमैटिक कलर्स यूज हुए हैं। हुआ है उसमें इम्प्रेशन, प्रभाववाद में। भारत में कहाँ हुआ है? क्या सर? भारत में किस शैली में प्राइमरी और एक्रोमैटिक कलर्स का यूज हुआ है? राजस्थानी में क्या सर? नहीं मैम, पाल शैली में यूज हुआ है। ठीक है, वो सर मिर्जापुर की वो पंचमढ़ी की गुफाओं में सर काल सफेद ब्लैक हुआ है गुफाओं में। नहीं नहीं नहीं, आपका पाल शैली में। पाल शैली अभ्रंश शैली, बट अभ्रंश शैली में सुनहरे रंगों का मिक्स कर दिया गया। ठीक है। और पाल में सुनहरे का जी। नहीं। प्राइमरी, जी सब सर, लोग पाल। शांत हो जाइए। ठीक है, प्राइमरी और एक्रोमैटिक कलर्स जो, जी बताएं। सर एक चीज आपसे गलती हो गई यहाँ पर, हम भी से गलती हो गई। नाट्यशास्त्र में 3 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला, काला। आई एम सॉरी। नाट्यशास्त्र में 4 विष्णु रंगों का धर्मोत्तर उल्लेख पुराण मिला, में 5 है। 4 रंगों का उल्लेख मिला। रंग है लाल, पीला, श्याम। मैं देख पा मैंने रहा हूँ कहा नोट्स में। बोला कि मैंने ये प्राथमिक कलर्स हमने नहीं, हमने कहा कि कितने रंगों का उल्लेख हुआ है। समझ रहे हैं आप? जी सर। सर वो अलग चीज है, प्राइमरी कलर्स पूछ ही नहीं रहे हैं। अभी पूछे थे ना प्राइमरी, जैसे कि आप इसमें चित्र सूत्र में, तो उस हिसाब से वैसे तो यूज तो बहुत सारे हुए होंगे, यहाँ लिखा तो नहीं है फिलहाल। प्राथमिक मैंने रंग के लिए उल्लेख चर्चा। पूछा है जस्ट एक। जी जी, हो सकता है मैं, आप भेज दीजिएगा, मैं भी वर्डिंग लिख लूं, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। ठीक है। ओके। अच्छा, कोई बता सकता है संखिया की भस्म से बनने वाला रंग कौन सा है? पीला। पीला सर। पीला। हल्का पीला। हल्का पीला सर। गहरा पीला वो हिमराज की हीरोजी जो होता है, रामराज से। राम जी। तो जैसे अभी प्राइमरी और एक्रोमेटिक कलर्स की बात हो रही थी, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इस्तेमाल हुआ है, दूसरा पाल शैली में यूज हुआ है, और अभ्रंश शैली में सुनहरे रंगों का एक्स्ट्रा यूज है। ठीक है। ओके सर। थे ना किसमें हुआ है? क्या मैम?
काला सफेद पूछ रहे हैं ना, किस शैली में प्रयोग हुआ है, वही तो हम प्राइमरी पूछ और रहे हैं किसमें हुआ एक्रोमेटिक, है। प्राइमरी और एक्रोमेटिक में लाल पीला नीला काला सफेद। नाट्यशास्त्र में ये बताया गया स्पेशल की सफेद रंग मिलाने से अनेक रंग बनाने की बात कही गई है। क्या मैं सही हूँ सर? क्या चीज? सर सही है। हाँ तो ये मान में आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, कोई और डाउट? 1 बजे से किसकी क्लास है कि सर अभी चलेगी आपकी क्लास? कितना टाइम हो गया है? सर 1 बज गया, 1:05 हो गया। अच्छा ओके, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक आर्टिस्ट आप लोगों को पढ़ा बिल्कुल देता सर। हूँ। कौन पढ़ाएगा इस समय? एक सर पढ़ा आर्टिस्ट रहे है, थे, पढ़ाना चाहिए। किसी का क्लास नहीं है, 1:30 बजे से है शायद ना, मधुलता का या किसी और का। तो सर जी पढ़ाइए आप। कि राना क्वेश्चन कोई नहीं किया क्या? अभी क्वेश्चन राना करवाना चाहती थी, राना मैम। मैम मैं खत्म कर रहा हूँ, जस्ट खत्म कर रहा पूरा हूँ, करा दीजिए ठीक है। आप पूरा करा उसके दीजिए बाद सर जी, अधूरा मत छोड़िए। ये चैप्टर। हाँ, ये वाला आप लोग लेसन पूरा करा। लेसन बहुत बड़ा है मैम, इसमें 33 पेज है। नहीं सर, सघनता बाद में बताइएगा, अभी सब अच्छा लेकर हो जाएगा। आगे पढ़ें कि क्या करना है? किसी की क्लास है तो नहीं वो पढ़ाइए सर। हाँ सर, कराइए कराइए। सब मजा तो आ रहा था पढ़ने में। हाँ सर, आप पढ़ाइए। तो हमने जब रंग की पढ़ाइए मजा सर, आए तो पढ़ाइए। पढ़ना चाहिए सर। रंग की बात कर ली। रंग के 3 गुण होते हैं, रंगत, मान और सघनता, ठीक है। अब आप सघनता के बारे में कोई एक लोग बता दो। सघनता का मतलब होता है किसी भी कलर की क्वालिटी को, प्योरिटी को चेक करना। शुद्ध, जी सर, शुद्धता। रंग की शुद्धता का परिचय होता है, ठीक है। जी सर। रंग जितना अधिक शुद्ध होगा उसका क्या उतना ही बढ़ जाएगा, मान उसका घनत्व तो उतना ही अच्छा होगा सर। मिश्रित वर्णों का घनत्व कम होता है, और जो कम होता है। जिन रंग का घनत्व अधिक होता है वो चमकदार होते हैं, ठीक है। ओके सर। रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? रंगत, लाल, लालपन और हरापन। रंगत के हल्के जी तथा सर। गहरेपन का द्योतक है मान। रंग की शुद्धता का परिचायक क्या है? सघनता। जो वर्ण स्वाभाविक घनता, जो वर्ण स्वाभाविक रूप से मिलते हैं और किसी अन्य रंग के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, कौन से वर्ण कहलाते हैं? मुख्य प्राथमिक कलर। जैसे कि पदार्थ के कलर्स होते हैं लाल, नीला, पीला, ठीक है। पीला, और नीला, लाल, पीला, नीला। और प्रकाश के होते हैं आरजीबी सर रेड, होते हैं, ग्रीन और प्रकाश के। आरजीबी। बिल्कुल बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगतें कौन सी होती हैं? लाल, हरा, नीला, पीला, ठीक है। ये ओस्टवाल्ड के भी कलर्स हैं, यही है ना? जी समझ रहे हैं आप सर, लोग? यही है। हाँ, लाल, हरा, नीला, नीला, पीला। इसमें आप प्राथमिक और द्वितीयक कलर्स तो लिए हैं, लेकिन बैंगनी और नारंगी को छोड़कर, ठीक है। पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन सी होती हैं? लाल और नीली, पीली, क्योंकि यही प्राथमिक कलर्स हैं। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो पीले रंग में होती है। किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है? क्या मनोवैज्ञानिक में 5 तो नहीं होते? 4 है मैम। प्रकाश की ये किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है? लाल कलर की। और कंपन गति सबसे अधिक किस में होती है? बैगनी। बैगनी कलर में। और तरंग दैर्घ्य किस में अधिक होती है? बैगनी में। लाल में सर। और सबसे कम? बैगनी में। बैगनी में।
अग्रगामी रंगत किसे कहते हैं? जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को सर जो आकर्षित आगे करते हैं। ठीक है, जी हमने सर किसी भी चित्र को देखा और जो चटक कलर या जो भी कलर्स हमको चुभे या दिखे, ठीक है, वही अग्रगामी कलर्स होते हैं। तो एक होते हैं पृष्ठगामी, जो बाद में दिखे, ठीक है, जिनकी अनुभूति पहले ना हो, वो पृष्ठगामी हो गए। समझ सकते अग्रगामी हैं सर कलर इसको, जैसे कि विबग्योर, जैसे विबग्योर ऐसे से सर फिर समझ कैसे सकते कनेक्ट हैं इसको। करेंगे? कैसे कनेक्ट करेंगे विबग्योर से? विबग्योर जैसे आखिरी वाला होता है ना, इधर विबग्योर है, क्या है विबग्योर, YOR, तो ये आपका होगा अग्रगामी, ठीक है, पृष्ठगामी पीछे वाले, ठीक है, जैसे तो VI सर भी हो पीछे गए तो रेड है, फिर ऐसे। रेड तो हाँ, पीछे है, तो जबकि वो तो विबग्योर अग्रगामी कलर्स है। वैसे पीछे उसका नाम को ऐसे रखा गया है पीछे, लेकिन वैसे रेड है, ठीक है, तभी तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तभी तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती तरंग है, दैर्घ्य उसको अलग रखने का एक चीज है तरीका सर, है। यहाँ अग्रगामी और पृष्ठगामी का अंतर अलग है, दोनों चीजों में अंतर है। ठीक है सर, ओके अगर सर, अगर अग्रगामी कलर रेड है तो वो पीछे नहीं होना चाहिए ना, उस हम्म, विबग्योर के अकॉर्डिंगली। अगर वो आप पीछे से भी चला रहे हो तो बीच में वही आ रहा है या बैंगनी आ रहा है, तो वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है। इस वजह से वो उससे हम कनेक्ट एक्चुअल में नहीं कर सकते हैं, कई ओके, जगह उसमें समझा। गड़बड़ करेगी। अग्रगामी वही रंग होता है जो अपनी तरफ पहले आकर्षित करता है। बिल्कुल मैम। बिल्कुल। अब ये जो आप तरंग ये दैर्घ्य या आगे कंपन गति बता रहे हैं, उसका अलग मतलब हो गया, वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उस चीज का कोई अर्थ ही नहीं बताया है। ठीक है, उस रंग तरंग के, दैर्ध्य और उसमें लाल और बैगनी का उदाहरण हम बताएं। जी जी बताएं। जैसे सर दूर से देखने में जैसे लाल जो रंग रहेगा वो दिखाई देगा, उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है, और जो बैगनी बिल्कुल रंग रहेगा उस वो दूर से देखने में नहीं दिखाई देगा, उसका तरंग दैर्ध्य कम है, सिंपल सी। देखिए और नीचे लिखा हुआ है, और उसकी जो कंपन पास में रहेंगे तो उसकी कंपन गति ज्यादा रहेगी। जैसे बिल्कुल देखिए नीचे लिखा हुआ शीतल वर्ण जो होते हैं पृष्ठगामी, आप वही विबग्योर से समझ सकते हैं, इस वजह से हमने बताया। ठीक है ठीक है। उस रंग क्या कहलाते हैं? अग्रगामी। जैसे लाल की अभी बात हो रही थी, अग्रगामी कलर कौन से? लाल। ठीक है, तो वो गर्म रंग हो गए। शीतल वर्ण मतलब ठंडे रंग, पृष्ठगामी रंग जैसे कि हरा। ठीक है, विष्णु हरा, धर्मोत्तर नीला। पुराण के अनुसार, हाँ बिल्कुल, और भी बहुत सारे कलर हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार विबग्योर को आप ले लीजिए, जो शुरू से होगा वो ठंडा रंग रहेगा, और 3 वर्ण पीछे का वो जो रहेगा वो पीछे वाले जो अग्रगामी हैं रहेगा, वो गर्म गर्म हैं रहेगा। बिल्कुल और आगे के ठंडे कलर्स हैं। ठीक वही है, सर हम आपको बता रहे थे कि वो अग्रगामी है पीछे वाले, और इधर आगे वाले जो है पृष्ठगामी है। ठीक ओके है सर, सर। थैंक यू। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार कितने मुख्य वर्ण कितने हैं? अभी मैंने आपको बताया कि 5। एक्रोमेटिक, प्राइमरी और एक्रोमेटिक, लाल पीला नीला काला सफेद। ठीक है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश की कितनी रंगतें हैं? 7, बैंगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। इसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर। ठीक है, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, नारंगी, ऑरेंज और रेड, विबग्योर हो गया। ठीक है, मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें कौन सी रंगतें कहते हैं? तो अब जब ओके। प्राइमरी कलर्स जब मिलाओगे तो सेकेंडरी कलर्स तो बनेंगे, तो उन्हें द्वितीयक रंग बोलेंगे। द्वितीयक रंगतें कौन कौन सी होती हैं? बैंगनी, नारंगी और हरा। प्रकाश की मुख्य रंगतें कौन सी हैं? लाल, हरा और बैंगनी। नीला RGB होना चाहिए, रेड, रेड ग्रीन और ब्लू। बैगनी की किसी जगह पर रंग, नीला होना चाहिए था। वही वही मैं बोला, RGB होना चाहिए। ये किसी रंग की प्रकाश का जो किस रंग रंग होता की, है सर जी, ये काकें की सूर्य और आकाश और काकें पृथ्वी हरा, इससे लिया जा सकता है। RGB है उसी आकाश को नीला, RGB रख देंगे। प्रकाश बिल्कुल। जो लाल, और काकिन जमीन जो है हरा। यहाँ बैगनी गलत दिया हुआ है। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? बैंगनी, जैसे कि अभी विबग्योर के थ्रू बता दिया गया। लाल तथा बैंगनी रंग में कौन सी आगे किस रंग से आगे कौन सी किरणें प्राप्त होती हैं?
लाल से आगे इंफ्रारेड तथा बैंगनी से आगे अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे मानव के नेत्र देख नहीं पाते हैं। ठीक है। दो द्वितीयक रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें कौन सी रंगतें कहते हैं? तृतीयक रंग। कल आपको डायग्राम के थ्रू मैंने बताया था। जैसे कि तृतीयक रंगतें कौन कौन सी हुए हैं? बैंगनी, नारंगी इक्वल टू रेड, बैंगनी प्लस हरा ऑलिव, हरा प्लस नारंगी सिल्कन। वर्ण चक्र के आधार पर एक ही परिवार के रंगों को नियोजन क्या कहलाता है? समीपवर्ती रंग। समीपवर्ती रंग कौन कौन से होते हैं? समीपवर्ती रंग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे लाल पीला है उसके समीप होना, लाल पीले का में हरा हो कुछ गया। मात्रा, पीला में नारंगी होना। ठीक है, ऐसे समीप में मतलब इन अलाउ पीला नारंगी आप समझ सकते हैं। समीप। यहाँ पे जैसे कोई कलर है, लाल है, ठीक है, लाल नारंगी है और नारंगी है, तीनों में लाल की एक विद्यमान है ना, तो वो हो गया समीपवर्ती रंग। ठीक है। जैसे पीला, पीला नारंगी और नारंगी। कल हमने एक वर्ण चक्र बना करके आपको दिखाया था, उसमें ये शो किया था। तो पीले तो पीला है ही, पीला नारंगी भी पीला है, और नारंगी जो बनता है उसमें भी पीला है, क्योंकि रेड और येलो से बन करके। वर्ण चक्र में इसके आमने समवर्ती रंग सामने ये है सर जी, जैसे इन धनुष है जो बगल बगल में है सब समवर्ती रंग है। वही बात हाँ सर बेस्ट एग्जाम्पल है, हो सकता है। हो सकता नहीं है ये, जो हमारे समीप है जो भी है आसपास जो है वो आपके नजदीक नजदीक है वो समर्पित है। तो चाहे जो रंग रहेगा उसके समीप जो रहेगा कम ब्राइट कि ये लाल है तो लाल हल्कापन गाढ़ापन ये हुआ हिसाब से रहेगा सर। बिल्कुल। हाँ, तो रेड आप नारंगी येलो समीपस्थ हो सकते हैं। चलिए सर जी पढ़ाइए सारी। एक सेकंड। सर आपका चार्ज खत्म होने वाला है सर। तो अभी विब्योर है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं सुनील भाई? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि जो समर्पित रंग जैसे करते हैं, जैसे तीन रंग एक ही हो जाए, जैसे के लाल आपका ये है जो आप लिखे हैं, जो तीन लगातार है 3 4 5 तो ये सब समर्पित होते हैं, एक ही साथ है। अगर बीच में तो से कोई हट आपके गया है तो वो अकॉर्डिंगली समर्पित रंग नहीं है। आपके अकॉर्डिंगली YOR अगर हम लेते हैं तो ये समीपवर्ती रंग है? होना चाहिए सर मेरे ऐसे हिसाब से। समझ सकते कैसे होना चाहिए नहीं, सर? ऐसे नहीं होना चाहिए। एक मिनट सारे लोग चुप हो ऐसे नहीं, जाइए, एक मिनट चुप हो जाइए। बोल चुके अभी आप लोग, सुन रही हैं। आप बताइए सुनील भाई। हो सकता है सर मेरे हिसाब से। कल जो बताया जी था उसके अकॉर्डिंगली मैं बता देता हूँ। ये रेड था, ये येलो और ये ब्लू। ठीक है। येलो और ब्लू से क्या बना था हमारा? ग्रीन कलर। करा ठीक है। जी और रेड और ब्लू से क्या बना था हमारा? ऑरेंज। बैंगनी। ठीक है। और रेड येलो से ऑरेंज। अब रेड और ऑरेंज को हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा सुनील भाई? रेडिश ऑरेंज बनेगा, राइट? जी जी तो इसमें समीपवर्ती कलर्स कौन कौन से हुए? रेड, रेडिश ऑरेंज और ऑरेंज, राइट? जी यहाँ पे आप जो ले रहे हो रेड भी प्राथमिक है और वाई भी प्राथमिक है। हम किसको बेस मान के चलें जिसको हम समीपवर्ती लेकर के चल सकते हैं? जी सर गलत है। क्लियर हूं मैं? कोई दिक्कत? जी हाँ आप क्लियर है। ठीक है सर, थैंक यू। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग कौन से रंग कहलाते हैं? विरोधी रंग। आपको अभी एग्जाम्पल से मैंने बता दिया, ये है
रेड, ब्लू, येलो। अब इससे बना ग्रीन, रेड येलो से बना ऑरेंज, और रेड ब्लू से बना क्या, बैंगनी, वायलेट। अब ये जो चित्र है, रेड का अपोजिट क्या हुआ, ग्रीन, ब्लू का अपोजिट ऑरेंज, और येलो का अपोजिट वायलेट। ठीक है, क्लियर? हेलो। जी सर। हाँ, तो अभी यहाँ पे ही खत्म करता हूँ और एक आर्टिस्ट पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आई थिंक बैटरी भी डाउन होने वाली है। तो ओके। यहाँ पे खत्म करते हैं और कल से यहीं से स्टार्ट करेंगे 12 o'clock पे। और अभी एक मैं आर्टिस्ट ले लेता हूँ, कोई किसी की डिमांड हो तो उस तरीके से बता दीजिए, तो उस तरीके से पढ़ लेता है, नहीं तो सर आर्टिस्ट बस पूछिए, बंगाल उंगाल के कोई से पूछिए आर्टिस्ट। बंगाल ही पढ़ना है। अरे आप और कोई नहीं सर, दिल्ली चाहे का पढ़ा दो। जिसको पूछ सकते हैं आप। नहीं, मैं जी पूछ नहीं सर। रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा और कल नहीं का तो मैं चाहे जो रिवीजन पढ़ा कराऊंगा। सकते हैं सर, चाहे जो पढ़ाइए आप। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, कल का मैं रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, चलो कोई एक लोग बताओ कि 1997 में बीसी सान्याल साहब ने किस मूवी में काम किया था? सर विंड, विंड है सर। कौन सी? डांस ऑफ द विंड। जी सर। जी जी 1997 में और काम किए थे, उनकी, 1997 में सर। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए, इनको पद्म भूषण कब मिला था? 84 में सर, 1984। बिल्कुल। इन्होंने लाला लाजपत राय की एक फर्स्ट साइज की मूर्ति बनाई थी, कब बनाई थी, कहाँ पे बनाई लाहौर थी? में, लाहौर 30 में में सर। 1929 संसद भवन में। 1929 में लाहौर बनाए थे। 1929 से मैंने सुबह कुछ और भी चीजें कनेक्ट कराई थी डीपी आप राय लोगों को, चौधरी क्या वहाँ याद के है आप लोगों बनाना को? था मद्रास। डीपी राय चौधरी मद्रास के प्रिंसिपल बने। बिल्कुल बने थे। 1929 में ही आपके अवतार सिंह पवार का भी जन्म हुआ था, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। जी सर। 1929 में आपके जीआर संतोष का भी जन्म हुआ था, जम्मू कश्मीर में, और उनका निधन हुआ था 1997 में। राइट। जी सर। सॉरी, लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना किसने और कब की थी? सान्याल और ने सर की थी। ऑस्कर अवार्ड भी 85 उसी वर्ष प्रस्तावित हुआ था, सम्मेलन शुरू डीपी हुआ था। सान्याल ने लाहौर कॉलेज की स्थापना की थी 1937 में। 35 ओके जी 35। ओके। इनकी एक मूर्ति है जो कि वर्टिकल मूवमेंट है। ठीक है, ललित कला अकादमी ने इसको प्रकाशित किया था। अभी वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? नगमा में। ये सर चंडीगढ़ म्यूजियम में सर। हाँ, चंडीगढ़ संग्रहालय में है। आज मैंने सुबह ही बताया था ये चीज। जी इनकी कुछ चित्र हैं, मैं और आपको सर बता देता हूँ। उनकी सर इसी नाम से भी है वो, आत्मकथा ना? इनकी पुस्तक भी संस्मरण है ना सर। पुस्तक किस नाम से तो हो सकता है आपके पास अभी वुमेन लिखा ऑफ हो। द वर्टिकल जो है, इनकी मूर्ति भी है और संस्करण भी है सर। आत्मकथा जरूर है इस नाम से ही। ठीक है, सर आत्मकथा है। अच्छा, इनको अवन गवन पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1993 में मिला था इनको अवन गवन पुरस्कार। ठीक है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, रंग शक्ति का प्रतीक होता है, ना कि संघर्ष का। ठीक है। अच्छा, इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी, किसके सानिध्य में ली थी? लिए पर्सी इन्होंने ब्राउन, कोलकाता आर्ट से लिए थे इन्होंने पर्सी ब्राउन और पर्सी ब्राउन से ली थी। पर्सी ब्राउन का ओसी गांगुली से। जी सर। जेबी गांगुली। ठीक जेबी है, गांगुली। जेपी गांगुली है, ओसी गांगुली नहीं है। नई दिल्ली में स्थित गोल मार्केट में अपना स्टूडियो खोला था इन्होंने। ठीक है, गैलरी 26 की स्थापना की थी 1926 में। गैलरी 26। जी सर। अच्छा, ये कोई बता सकता है कि
अच्छा, कोई ये बता सकता है कि गढ़ी कला की स्थापना किसने की थी? शंकु शंकु चौधरी। चौधरी। जी सर, शंको चौधरी 1976 में। जी बिल्कुल सर। सही। ठीक है, तो ये आपकी इनकी हम और इतना ही इम्पोर्टेंट था, और इसमें हम बता देते हैं इनकी कृतियां आपको, जैसे कि शिव की मुखाकृति, पतंग श्रृंखला, द फ्लाइंग बिजुका, गोल मार्केट के भिखारी, धौलौदा प्रवर श्रृंखलाएं, केस संभालती अनावृत्ता, बाल वधु, कलकत्ता के सड़क पर विश्राम करता सपेरा, निजामुद्दीन के मेले, माँ और बच्चा, गुमशुदा लड़की, तीन महिलाएं, राजस्थान की महिला, कबूतर के साथ महिला मतलब कपोत के साथ महिला, ब्रूडिंग मूड है, बिल्लियों की चित्र श्रृंखला है, निराशा व शांति का मार्ग है। तो ये इनकी मेन जी सर, कृतियां निराशा थी। व शांति कुमार इनकी मूर्ति है कि चित्र है सर? मेरे ख्याल से तो ये चित्र ही है। मूर्ति है सर। चित्र है। इन अच्छा, कोई बता सकता है वर्टिकल ऑफ वुमेन जो बीसी सन्याल ने बनाया है, आत्मकथा वो है। किसकी पेंटिंग बनाए हैं? वो मूर्ति किसकी बनाए हैं ये और आइडिया नहीं किसने है। बनाए हैं? माध्यम पूछ रही हैं। कोई बताए? हाँ, वो जो मूर्ति बनी है वो किस और पत्थर से बना हुआ है? दीपिका मैम, अभी आप डिस्कस कर लीजिएगा, एक आर्टिस्ट खत्म कर दूं, देन आप फिर डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे शंको चौधरी साहब को, ठीक है? शंको चौधरी जिनका जन्म 1916 में हुआ था, 1916 में, और 2005 में निधन हो गया था। अच्छा, 1916 से आप कुछ कनेक्ट कर सकते हो? 1916 में किसी का जन्म या कोई ऐसी घटना या जो भी सर कुछ भी आरा है क्या? आरा किया चाह रहा? जी किया चाह रहा है। नहीं मैम, वो तो नहीं है। हुसैन तो एम नहीं, एफ हुसैन हुसैन 15 में है। 15 में है हुसैन। अभी मैंने, अगर किसी ने स्टार्टिंग से क्लास देखी है तो उसको मैंने बताया भी था और कनेक्ट भी कराया था। 1916 में हुआ था। किसका जन्म सर, पूछिए फिर से। शंकु चौधरी बताइए किसका हुआ था? का जन्म। जी जी 16 को किसी से कनेक्ट कर सकते हो आप लोग? नहीं। हाँ सर। मित्रा का हुआ था 1926 में, जिसको हमने यहाँ तो कनेक्ट कराया था रीच, रा से रथिन और छा से 26 कनेक्ट कर सकते हो, और नीच से हमने कनेक्ट करवाया था ना से, नी से नीरज मजूमदार, और छह रोज से मजूमदार। 1916 में, बिल्कुल। तो जी जी 1916 में सर, शंको चौधरी का भी जन्म हुआ है और इनका भी जन्म हुआ है। अच्छा देखिए, एक चीज मैं और बता देता हूँ, अपने यूपी टीजीटी में इतना सन नहीं पूछा जाता है, कहीं कहीं पूछते हैं लेकिन इतना नहीं पूछा जाता। तो कई बार आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इतना सन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? हम फोकस नहीं कर रहे हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आर्टिस्ट बड़ा है कौन आर्टिस्ट छोटा है, ताकि अगर कोई कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ जाए या आपको क्वेश्चन नहीं आता हो तो उन 4 ऑप्शंस में जो भी आपके दिए हुए हैं उसमें आप किसी न किसी को एलिमिनेट करके वो आंसर निकाल लें। कभी कभी सन से वो चीजें हो जाती हैं, क्योंकि आपको मान लो क्वेश्चन पता है कि ये चीज हमारी 1984 में हुई थी, तो कोई ज्यादा नहीं जी सकता है या कितना जी सकता है, अनुमान के थ्रू लग जाता है। जब आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है तो किसी न किसी के थ्रू चीज तो हम एलिमिनेट करके करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए हमें पता होना चाहिए, और अगर मान लो एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज होता है, सन 1 भी पूछता है तो भी उसके लिए बेनिफिशियल है, इससे आप चीजों को कनेक्ट भी कर पाते हो, ठीक है? तो इनका जो जन्म हुआ था 1916 में, और संथाल बिहार परगना में हुआ था इनका। निधन इनका हुआ था 28 अगस्त 2005, शांति निकेतन में कला शिक्षा ली, जहां पे इन्होंने मूर्तिकारी और चित्रकारी की शिक्षा ली थी। इनके गुरु राम किंकर वैस थे। इनका जो मुख्य निधन कब बताया सर जी आप? 6 हम पढ़े। निधन 2005 सर 2006 हम पढ़े हैं। मैम 2006 2005 5 6 दोनों दिया है सर, 5 6 दोनों दिया क्या मैम?
कह रहे मैम कहीं कहीं अगर 5 जो और इस 6 सन दोनों में है। आप लोगों को इतना जी कंफ्यूजन हो सर रहा आगे है बढ़ाइए। तो आप लोग 2005-6 हर जगह अलग अलग बुक में दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं उसके लिए? इतना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखिए आप लोग। सही सुन नहीं पाए थे 2005 इसलिए पूछ लिए। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। मैं सोच रहा हूँ कि कोई कह रहा है कि बुक में ये लिखा हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ कि 2005 2006 बहुत चीजों में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम कैसे उसको आपको सही बता सकते हैं कि नहीं 2006 ही सही है या 2005 ही सही है, ठीक है? तो इनकी जो विधा है वो मूर्तिकारी है, चित्रकारी है। गुरु जो है उनके राम किंकर वैद्य हैं। माध्यम प्रस्तर और काष्ठ, मतलब पत्थर और काष्ठ मुख्य माध्यम है इनके। बाकी इन्होंने धातु पत्र में भी काम किया, सीमेंट में भी काम किया, वड कॉपर में भी काम किया, स्टील में काम किया है। घनवाद का मुख्य मरमर प्रभाव में रहा है, इनके चित्रों में दिखाई देता है। ठीक है, आवाज क्लियर है ना? हाँ क्लियर है सर। ओके। 1946 में शंको चौधरी ने मेरठ की अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सुसज्जा की। क्या कोई बता सकता है कि 1937 में भी किसी ने किसी की सुसज्जा की थी, वो पोस्टर तैयार किए थे, कुछ किया था कांग्रेस अधिवेशन के? लाल बोस नहीं सर। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस नहीं। कहाँ का किया था? सर वो किए थे हरपुरा का। और 38 में कहाँ का किए थे? मथुरा। 40 में कांग्रेस लखनऊ का अधिवेशन। किए थे। जी 1947 में लखनऊ का उन्होंने किया था और 1938 में हरिपुरा का किया था उन्होंने। तो ये हाँ, कुछ चौधरी ने भी किया था वो शंकु कांग्रेस की चौधरी सपोर्ट। फैजपुर का किए हैं। मैम मेरठ सुन का, लीजिए, मेरठ का। फैजपुर हाँ का मथुरा और कह दिया। हरिपुरा का कांग्रेस का किया है नंदलाल बोस साहब ने। और मेरठ कांग्रेस अधिवेशन का काम किया है 1946 में शंको चौधरी ने। क्लियर? मैं आपको केवल कनेक्ट कराने के लिए पूछ रहा हूँ, इतना ज्यादा आप लोग भागा मत करिए, इधर उधर भागने लगते हैं। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो जूझते रहोगे, ठीक है? तो नंदलाल बोस ने किस सन में किया था हरिपुरा का? बताइए कोई जल्दी से। एक मिनट। 38 में सर। 1938 में। 37 और 38 में 2 बार हुआ था। 37 में हुआ था, फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की सज्जा की थी, ठीक है? और हरिपुरा की 1938 में किए थे। कांग्रेस अधिवेशन के लगभग 80 पोस्टर बनाए थे और विषय वस्तु क्या थी? भारतीय ग्रामीण जीवन, ठीक है? जी उसके बाद 1945 में राम किंकर बैच के साथ युद्ध स्मारक तैयार करने को नेपाल गए थे, ठीक है? 1980 में तंजानिया दोरुसलाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। कहाँ नियुक्त हुए? तंजानिया दोरुसलाम विश्वविद्यालय। दारुल इस्लाम तंजानिया। जी। 1971 में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ और 1956 में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार। 2002 में कालिदास सम्मान से सम्मानित हुए। 2004 में ललित कला रत्न पुरस्कार मिला। महाराज सयाजी राव, मतलब कि एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में शिल्प विभाग की स्थापना शंको चौधरी ने की, ठीक है? इन्होंने एक मुख्य चित्र बनाया था अब्दुल गफ्फार का। कई बार आपने ये अपनी क्विज़ेस में क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो अब्दुल गफ्फार का मुख्य चित्र बनाए थे। इनकी मूर्तियां हैं स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स, टॉयलेट या श्रृंगार पत्थर में है। फिर स्टूडेंट फिगर जो कास्ट में है, ग्राफ है, म्यूजिक है, केमिस्ट है, कंपोजिशन है, ठीक है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे थे ये। और 1976 में गढ़ी कला परिषद कार्यशाला की इन्होंने स्थापना करी थी। भारत के प्रथम काइनेटिक स्कल्पचर आर्टिस्ट थे। और दूसरे थे, मतलब इसके अलावा थे अंकित पटेल। और वेस्टर्न में आपके नाम गाबो और अलेक्जेंडर फॉल्टर थे, ठीक है? तो गाइज यहीं पे खत्म हो गया आपका शंकु चौधरी भी। और किसी को कोई भी पॉइंट अगर शंकु चौधरी का ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हो, या कोई भी और सजेशन है तो वो आप दे सकते हो। अब आप बोल लीजिए। सर इनके जन्म का आप ट्रिक बताए थे, क्या वो एक बार बता देते? जन्म का ट्रिक नहीं बताया था मैंने, ये बताया था कि इनका जन्म 1916 में हुआ था, ठीक है? हाँ। तो 1916 में और हम किस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि